वेलकम टू फिनटेस्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और मैंने 4 महीने पहले कैमलिन फाइन साइंसेस पे एक अपडेट कवर किया था जहां कंपनी की चाइना में वेनिलिन फैक्ट्री पे लीगल इश्यूज की वजह से पिछले 1 साल से बंद पड़ी हुई है और उसको कंपनसेट करने के लिए कैमलिन इंडिया में उससे भी बड़ी फैसिलिटी दहेज गुजरात में बिल्ड कर रही है। और बड़ी अपडेट ये निकल के आई है कि कंपनी ने 15 मई 2022 को टेस्ट रन्स स्टार्ट कर दिए हैं और जुलाई 2022 से कमर्शियल प्रोडक्शन वेनिला का स्टार्ट हो जाएगा। इससे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 500 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके साथ ही दहेज में डाईफिनॉल की कैपेसिटी एक्सपेंशन 10,000 टन से 15,000 टन पे की जा चुकी है और ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूव है। इस एक्सपेंशन और डी बॉटलनेकिंग के लिए कंपनी की फैसिलिटी 1 महीने के लिए बंद पड़ी हुई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट Q1 FY23 में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस हैं कि कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन नेक्स्ट हाफ FY23 में काफी इंप्रूव हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कंपनी का बिजनेस और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस FY22 में। तो कंपनी मेजरली 4 बिजनेसेस में काम करती है। पहला है अरोमा इंग्रेडिएंट्स, जहाँ पे मेजरली वेनिलिन होता है। तो पिछले 1 साल से कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए FY22 की सेल्स में इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस पे, जहाँ पे वाइटामिन्स और मिनरल्स वगैरह कंपनी प्रोड्यूस करती है। उसका भी सेल FY22 में काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है, लेस देन 2% पे। परफॉर्मेंस केमिकल 42% कॉन्स्टिट्यूट करता है सेल्स का, जहाँ पे काफ़ी सारे केमिकल्स कंपनी बनाती है। रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है लॉकहीड मार्टिन के साथ, उनकी बैटरी स्टोरेज के लिए केमिकल्स प्रोवाइड करने के लिए। चौथा है शेल्फ लाइफ सॉल्यूशंस। ये सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है कंपनी का, जहां से 57% रेवेन्यू जनरेट होता है। नीचे आप देख सकते हैं ये सारे ही सेगमेंट्स किस किस एंड यूजर इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। चलिए अब कैमलिन फाइन साइंसेस का रेवेन्यू जनरेशन देखते हैं डिफरेंट ज्योग्राफीज से। तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है और FY22 में ये 685 करोड़ पे स्टैंड करता था। एक बार वेनिलिन की फैक्ट्री फिर से स्टार्ट हो जाएगी और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। मैक्सिको से भी कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों में सेल्स इंक्रीज हुई है, जो कि अगेन बहुत अच्छा साइन है। यूरोप से भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, FY22 में 439 करोड़ पे स्टैंड करता है। ब्राज़ील से भी कंटिन्यूसली बहुत तेज़ी से इंक्रीज देखने को मिला है और ये अभी करेंटली 90 करोड़ पे स्टैंड करता है। चाइना की फैक्ट्री क्योंकि बंद पड़ी हुई है, इसलिए FY22 में यहाँ से कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। नॉर्थ अमेरिका से भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला, जहाँ पे 52 करोड़ रुपीस जनरेट किए गए। चलिए प्रोडक्ट रेवेन्यू मिक्स पे एक नज़र डालते हैं। तो शेल्फ लाइफ में दो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, एक तो शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन और दूसरा ब्लेंड्स। तो शेल्फ लाइफ का भी कंटिन्यूसली रेवेन्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है और ये करेंटली 381 करोड़ पे स्टैंड करता है। ये सारे ही नंबर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे हैं। ब्लेंड्स का भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है FY22 में और ये 416 करोड़ पे करेंटली स्टैंड करता है। टोटल अगर देखें तो ये 798 करोड़ पे स्टैंड करता है शेल्फ लाइफ सॉल्यूशन से। परफॉर्मेंस केमिकल FY18 से 20 तक कहीं पे भी कुछ भी मूव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला और करंटली ये 586 करोड़ पे स्टैंड करता है। अरोमा केमिकल्स में जैसे कि कंपनी की फैक्ट्री ही बंद थी, इसलिए कोई भी यहाँ पे सेल देखने को नहीं मिली और बहुत बड़ा कंसोलिडेटेड लेवल में इसकी वजह से लॉस भी हुआ है। टोटल रेवेन्यू मिक्स अगर देखें तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे शेल्फ लाइफ का कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है, वहीं ब्लेंड्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। परफॉर्मेंस का भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अरोमा का सिर्फ 1% पे स्टैंड करता है। FY23 में ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी जब अरोमा की फैसिलिटी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए कंसोलिडेटेड लेवल पे 5 ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं कैमलिन फाइन साइंसेस का। तो रेवेन्यूज 18% के CAGR से पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुए हैं। EBITDA बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है 87% पे। FY22 में ऑल्दो सेल्स ज़्यादा थी लेकिन EBITDA कम हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूल प्राइसेस और रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं और इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स पे प्राइस को पास ऑन नहीं कर पाई। पैट भी सेम रीजन की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है FY21 के कंपैरिजन में। नोट करिएगा ये कंसोलिडेटेड लेवल पे है, ना कि स्टैंड अलोन लेवल पे। स्टैंड अलोन हम थोड़ी देर में इसको चेक करेंगे। नेट डेट टू इक्विटी की अगर बात करें तो ये 0.64 पे स्टैंड करता है, जहां पे पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। नेट डेट टू EBITDA भी काफी ज्यादा लोन है कंपनी के ऊपर। ROE अगर देखें तो ये FY21 से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है और करेंटली 7.9% पे स्टैंड करता है। चलिए अब स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY22 में 685 करोड़ पे स्टैंड करते हैं, जबकि FY21 में ये 431 करोड़ पे ही स्टैंड करते थे।
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 58.8% का जंप है, जो कि बहुत बड़ा है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। अदर एक्सपेंसेस भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा जंप देखने को मिला है, जो कि मेजरली फ्यूल प्राइसेस की वजह से हुआ है। कंपनी के ऊपर लोन भी बढ़ा है, इस वजह से फाइनेंस कॉस्ट भी FY21 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। सेम चीज हुई है डेप्रिसिएशन पे भी, जहाँ पे काफी ज्यादा डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है। ये एक बड़ा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि कंपनी का डेप्रिसिएशन 26 करोड़ पे स्टैंड करता है और FY22 में पैट भी 25 करोड़ पे स्टैंड करता था, मतलब बराबर का है। तो बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन है, जबकि पैट FY21 के कंपैरिजन में 320% इंक्रीज हुआ था। अगर हम FY21 का देखें तो 12 करोड़ का डेप्रिसिएशन था और प्रॉफिट सिर्फ 6 करोड़ का। तो कंपनी को बहुत ज़्यादा अपने प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरीज पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और शायद पूरे ही प्लांट इक्विपमेंट्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं। EPS अगर देखें तो ये करेंटली 1.94 रुपीज़ पे स्टैंड करता है और FY21 में ये 0.46 रुपीज़ पे स्टैंड करता था। चलिए कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं। तो FY22 में कंपनी ने काफ़ी सारे शेयर्स इशू किए हैं, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 15 करोड़ पे स्टैंड करते हैं, जबकि FY21 में ये 12 करोड़ पे स्टैंड करते थे। इसकी वजह से ओवरऑल प्रमोटर की शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है। अदर इक्विटीज की अगर बात करें तो ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं FY21 के कंपैरिजन में। बोरोइंग्स भी लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है कंपनी के कैपेक्स को फंड करने के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बोरोइंग्स कम हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की अगर बात करें तो FY22 में ज्यादा कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं और सारे ही वर्क इन प्रोग्रेस हैं, और FY23 में इसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा, जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी अपनी दहेज में कर रही है। कंपनी का करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, वहीं बैंक बैलेंस उतना ही डिक्रीज भी हुआ है। तो नेट पे यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। चलिए कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 93 करोड़ पे स्टैंड करता है FY22 में, वहीं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 145 करोड़ पे स्टैंड करता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है 249 करोड़ रुपीस की, वहीं 135 करोड़ का फंड भी रेज किया गया है। टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड 107 करोड़ पे स्टैंड करता है। चलिए एक नजर डालते हैं कंपनी के की क्लाइंट्स पे। तो कंपनी के पास 1000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं और कुछ बहुत बड़े और मेजर प्लेयर्स भी इसमें शामिल हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड कंपनीज कंपनी की क्लाइंट हैं। सर्टिफिकेट्स भी अगर देखें तो कंपनी के पास सारे ही मेजर सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कंपनी का स्टॉक NSE और BSE पे कैसा परफॉर्म करता है। तो कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 230 रुपए के आसपास, वहां से ऑलमोस्ट 53-55% तक स्टॉक फॉल हो चुका है, और मेरे हिसाब से लगभग 100 रुपए के आसपास इसका एक काफी बड़ा सपोर्ट है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग FY22 में थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। ये इस वजह से हुई है क्योंकि कंपनी ने काफी सारे नए शेयर्स इशू किए हैं, ना कि प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग सेल की है। FIIs की अगर बात करें तो करेंटली 10.5% शेयर्स होल्ड करती है FIIs, जहां पे इन्होंने सिग्निफिकेंटली अपना स्टेक इंक्रीज किया है 5.69% से। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो ये 13.71% करेंटली होल्ड करते हैं, जहां पे काफी ज्यादा डिक्रीज भी किया है होल्डिंग को 3.11% की। पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है 57.45% की। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप कैमलिन में इन्वेस्टेड हैं और क्या आप बाय ऑन डिप करने वाले हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं मैं किसी और कंपनी का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करूं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।